Hello, I'm Dr. Anushka, and today I'm going to talk about the arthritis of wrist, that is also called the ankylosing spondylitis, और आम भाषा में हम लोग इसे कमर की गठिया बोलते हैं. So I will tell you the symptoms, diagnosis and treatment. So first of all, how to diagnose that this is the ankylosing spondylitis. सबसे पहले हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ankylosing spondylitis है. तो यूजुअली इट इज़ सीन इन यंग मेल ऑफ एज ग्रुप इज़ 15 to 40 years, although it is also common in female but mostly seen in male. After getting up in morning, if a person is facing a stiffness in lower part of the wrist for more than 30 minutes, then it can be the initial stage of the ankylosing spondylitis. ये initial stage हो सकते हैं ankylosing spondylitis के. And apart from this, pain can be felt in the right buttock and left buttock, and its pain is gradually goes up through spine, then middle and lastly जो है वो neck nerve तक involve करते हैं. सो धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ वो डिजीज़ का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता जाता है, और इनिशियली 2 years जो है वो रिमेन इन लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट में रहते हैं. स्लोली वो ऊपर जाते हैं और 5 से 10 साल उन्हें लग जाता है नेक तक पहुँचते. और जब पेशेंट को स्टार्टिंग में जब पेन स्टार्ट होता है और फिर वो धीरे धीरे जब वो अपना डेली रूटीन वर्क में आने लगता है तो धीरे धीरे उसका पेन जो है वो मूवमेंट की वजह से कम होने लगता है. उसका स्टीफनेस जो है धीरे धीरे कम होता है डैट टाइम स्टार्टिंग फेज में, तो उन्हें पेन से रिलीफ मिल जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है वे बेड की वजह से हो गया हो, चेंज ऑफ पोस्चर की वजह से हो गया हो, इस वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. अपार्ट फ्रॉम देन पेन अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो पेशेंट जो है वो पेन किलर ले लेते हैं, एंड डैट टाइम जो है वो मेडिसिन गिव द ड्रामेटिक रिस्पॉन्स, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बस पेन ऐसे ही हो गया हो जो ठीक हो गया है. सो इन ऑल दिस थिंग पेशेंट स्पेंड 5 to 10 years इसमें वो निकाल देते हैं, इस पर वो ध्यान ही नहीं देते, और वो जब भी पेन हो पेन किलर लेके वो पेन ठीक हो जाता हो, बस इसी चक्कर में वो रह जाता है. और व्हेन देयर मूवमेंट इज़ कम्प्लीटली स्टॉप होने लगता है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, एंड दैट टाइम जो डिज़ीज़ है वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है, एंड इट बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक टू रिवर्स द डिज़ीज़ विद ट्रीटमेंट. सो इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिज़ीज़ को अर्ली डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में. सो अगर पहले इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में हम लोग को पता चल जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, देन वी कैन स्टॉप द डिजीज़ फॉर फर्दर ग्रोइंग. So whenever we see such types of symptoms, then what we should do? So there are tests are there, and first one is the HLA-B27. HLA-B27 is a very important to diagnose the ankylosing spondylitis, and other test is the arthritis ammonium test. That is in this rheumatoid factor comes negative. Many times of the people thinks that not showing arthritis then may not have arthritis. ऐसा होता है बहुत, क्योंकि इन arthritis of wrist के केस में ये ऑलवेज ये निगेटिव शो करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रूटीन टेस्ट सच एज ESR, CRP. It is the in this we call it is acute phases reactant. So these are very important because many times जो है वो पेशेंट का ESR 100 अगर है और CRP जो है वो बहुत रेस्ड है, बट लेकिन ये जो है स्टिल डायग्नोसिस इट इज़ नॉट पॉसिबल. पॉसिबल नहीं है कि ये पेशेंट जो एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहा है. सो अगर पेशेंट हु हैव wrist pain and ESR and CRP rest, then they should do HLA-B27. ओके, और उसके बाद पेशेंट जो वो कंफर्म हो जाता है कि ये एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं. तो और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है, क्योंकि ये वाइटिस है, एमाइलोडोसिस जो किडनी को अफेक्ट करते हैं. मेनी टाइम जो है वो अफेक्ट करता है किडनी को, आइस को, लंग्स को, और उसके बाद हिप अर्थराइटिस होते हैं, स्किन में रैसेस होते हैं जिसको हम लोग सोरियासिस कहते हैं, और स्वेलिंग भी देखा जाता है उनके फिंगर्स में, टोज़ में, जिसको हम लोग डैक्टाइलिस कहते हैं, और IBD होते हैं, इरिटेबल बॉबल डिजीज़. ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, जो ये सब देखे जाते हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में. एंड
अगर हम लोग को आफ्टर कंफर्म हो जाता है कि ये पेशेंट जो है एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहा है, देन वी शुड चेक द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, वेदर इट इज़ माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। इस केस के इसको डायग्नोस करने के बाद हम लोग पता करते हैं माइल्ड है, सीवियर है कि ये मॉडरेट है, उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स। देयर आर सो मैनी मेडिसिन इन होम्योपैथिक जिससे हम लोग ये क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है पेशेंट का जो हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए और उन्हें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एंड इन दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ दैट कि डिजीज़ जो है उनका इंक्रीज बाई कोल्ड, सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि उन्हें हमेशा ठंडे से बचना चाहिए। और ऑल्सो ये इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इनएक्टिवनेस की वजह से और मोर एग्जर्शन की वजह से, सो ये सब उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और पेशेंट को जो है वो हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड 2 एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ डीप ब्रीदिंग एंड सेकेंड वन इज़ स्पाइनल स्ट्रेचिंग। ये 2 एक्सरसाइज जो है वो उन्हें हमेशा रेगुलर करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग पेशेंट को जो है, और बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जैसे एस्क्लोसेप हुआ, अर्निका, रस्टिक एंड देयर आर सो मैनी मेडिसिन। सो अगर पेशेंट जो आता है तो उनके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए हम लोग मेडिसिन देते हैं और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। और लास्टली हम लोग इसको जो है वी कैन स्टॉप इट बिकमिंग अ बम्बू स्पाइन होने से हम लोग बचा सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो स्टार्टिंग स्टेज में आते हैं और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तब। So I would like to tell you that this arthritis in wrist should be diagnosed on time, and second thing is that treatment is started as early as possible, then it can be cured. So अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स और आप दिख रहा है देन हम लोग को इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और हम लोग को अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए ये बम्बू स्पाइन होने से पहले। और होम्योपैथिक मेडिसिन में इसकी ट्रीटमेंट है और हम लोग उस अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स के अनुसार हम लोग मेडिसिन देते हैं और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। सो थैंक यू।